नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण टर्म को समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। देखिए, बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर आप प्रकृति से कोई चीज़ें लेते हैं, जिसमें आपने प्रकृति की चीज़ों का उपयोग किया हुआ है, प्रकृति से चीज़ें प्राप्त की गई हैं, वो क्षेत्र आपका होता है प्राथमिक क्षेत्र। जैसे खेती कर रहे हैं आप, तो डायरेक्ट प्रकृति से मिल रही ना चीज़ें आपको। आप मछली पालन कर रहे हैं तो कहाँ से मिल रही चीज़ें? आप डायरेक्ट प्रकृति से। मतलब ऐसा तो नहीं कि मछली आप प्रयोगशाला में बना दो, बना लोगे मछली? नहीं बना पाओगे। और आप जो खनिज पदार्थ निकलते हो भूमि से खोद करके, वो भी क्या है? आपके प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत ही आते हैं। तो सीधा जिनसे आप प्रकृति से जुड़े, जो सीधा प्रकृति से ले रहे हैं आप, वो क्या होते हैं? आपके प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। मतलब इसमें आप कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप अपने हिसाब से बना लो। आप लैब में वो चीज़ बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, आप इसको प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। ऐसे सारे क्षेत्र, पशुपालन वगैरह, ये सब कौन से हैं? प्राथमिक सेक्टर हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं द्वितीय क्षेत्र। बात कर लेते हैं द्वितीयक क्षेत्र। तो देखिए, द्वितीयक क्षेत्र वे क्षेत्र कहलाते हैं जिसमें जो प्राथमिक क्षेत्र के जो धंधे हैं, जैसे खेती बताए, मछली, खनिज, इनका उपयोग करके कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग करें। द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में प्राथमिक क्षेत्र से जो आपको प्राप्त होती है चीज़ें, उनका कच्चे माल के रूप में उपयोग करें और उससे मूल वर्धित चीज़ें बनाओगे। जैसे आपने गेहूं से क्या बना दिए? बिस्किट बना दिए, समझ रहे? समोसे बना लिए आपने, तो क्या है? आपका द्वितीयक क्षेत्र है। कोई भी चीज़ आपने जो मार्केटिंग वाली, जो भी उद्योग धंधे, सभी क्या होते? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते। आपने प्राथमिक क्षेत्र में ही कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया और द्वितीयक क्षेत्र में मतलब उसको पैकेजिंग कर दिया जिससे लोग कभी भी यूज कर सकें। तो जैसे आपका सीमेंट उद्योग है, आपके जो ये क्या है? आपके द्वितीयक क्षेत्र है। तो आपने प्राथमिक कपड़ा उद्योग क्या है? आपका द्वितीयक क्षेत्र है। आपके जितने भी आप सामग्री खरीदते हो दुकान से, वो क्या है? सब द्वितीयक क्षेत्र है। अब देखिए, बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र। देखो, तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, समझ रहे ना? तृतीयक क्षेत्र में आपका उत्पादन नहीं होता, बल्कि वो उत्पादन में सहयोग करती है। जैसे आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, कौन सा सेक्टर है? सर्विस सेक्टर, समझ रहे ना? इसमें कोई चीज़ आप बांध के नहीं ले जाओगे, समझ रहे ना? क्या आप लोग लेके जाते हैं? बैग तो लेके आते हो, उसमें पढ़ाई भर के जाते हो क्या? नहीं जाते हो, समझ रहे ना? आप सिर्फ दिमाग में लेके चीज़ जाते हो, समझ रहे ना? बैंक में आप क्या जाते हो? बैंक में जो बैंक लोग सर्विस दे रहे हैं आपको, क्या है? तृतीयक क्षेत्र है। पुलिस प्रशासन में जा रहे हो, क्या है? तृतीयक क्षेत्र है। तो ऐसी सभी जो सेवाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो आएंगे ये चीजें समझ में, किसी को डाउट हो तो बता सकता है। अब देखिए, बात करते हैं अधोसंरचना। अधोसंरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि किसी भी आपको उद्योग खोलना है कोई भी, तो उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, मतलब कुछ सहायक चीज़ों की जरूरत होती है। मान लीजिए आपको दुकान खोलना है, तो दुकान खोलने से पहले आपको वो डब्बा तो चाहिए, वो मकान तो चाहिए, तो लोहा, सीमेंट, सरिया, ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपके यहाँ जो रेलवे है, बिछी के जाल बिछे, आपके यहाँ जो सड़कें हैं, आपकी जो बात कर रहे हैं मोबाइल फोन कनेक्टिविटी, टावर आवर, ये सब क्या है? सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर ये डेवलप नहीं होगा तो देखिए उस क्षेत्र का विकास होगा क्या? एक क्षेत्र में आपको बोल दिया जहाँ पर देखिए सड़कों का विकास नहीं होता है, वहाँ पे कोई चीज़ें विकसित नहीं, जहाँ पे सड़कें, शिक्षा, ये चीज़ें विकसित नहीं होती हैं, तो वहाँ पर मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको पढ़ने के लिए चाहिए, तो पढ़ने तब पढ़ोगे ना जब स्कूलों होंगे, तब पढ़ोगे ना, पढ़ाने वाले टीचर होंगे, वहाँ पर फर्नीचर होगा, व्यवस्था पढ़ाने के लिए। तो ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोई भी काम करने के लिए जो सहायक चीज़ों की जरूरत होती है, जो साथ में और चीज़ें जरूरत पड़ती हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी अधोसंरचना। अब देखिए, बात करते हैं ज्ञान आधारित समाज। समझ रहे ना? ज्ञान आधारित समाज का मतलब वो समाज होता है जिसमें लोग किस पर? ज्ञान पर आधारित चीज़ों में काम कर रहे हैं। ज्ञान पर आधार मतलब पढ़े लिखे वाला काम कर रहे हैं, मतलब उसमें आप दिमाग वाला काम कर रहे हैं। जैसे आप बैठे हो, कियोस्क बैंक खोल के बैठे हो, तो क्या कर रहे हैं? दिमाग का काम कर। आधार कार्ड किसी का अपडेट कर रहे हो, ऑनलाइन वाली दुकान खोले तो क्या कर रहे हैं आप?
ये आप ज्ञान आधारित समाज, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर है, क्या है आप, ज्ञान आधारित समाज है। तो ये सब समाज क्या होता है, ज्ञान आधारित समाज। अब देखिए बात कर लेते हैं अल्प बेरोजगारी। पहली बात तो बेरोजगार क्या होते हैं। देखिए बेरोजगार का मतलब होता है जो ऐसे निठल्ले बैठे ना, कोई काम धंधा नहीं करते हैं। तो मतलब जो लोग काम धंधा नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए काम नहीं है, वो बेरोजगार होता है। जिनके पास कोई काम नहीं है, वो चाहते हैं काम करना, उनका इच्छुक है कि हमको कोई काम पे बुला ले तो हम 2-4-10 रुपये कमा लें, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, बेरोजगार। ये स्थिति क्या है, बेरोजगार। अब बेरोजगार में भी देखिए क्या होता है, एक अल्प बेरोजगार। ऐसे लोग जैसे मान लीजिए 12 महीने में कोई 2-4 महीने काम करते हैं, मिलता है, वो 2-4 महीने काम नहीं मिलता है, तो ये स्थिति क्या हो गई, अल्प बेरोजगार हो गए। साल भर में 12 महीने में आपको 4-5 महीने काम मिल जाता है पूरा जोड़ करके, बाकी 6-7-8 महीने आप क्या बैठे हुए, ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो इसमें ये क्या स्थिति हो जाएगी, अल्प बेरोजगार। अब अगली देखें खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि आप पूरी साल बैठे हुए, समझ रहे हैं, घर के माता पिता के पैसों पर मौज कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वो क्या है, आपकी पूरी खुली बेरोजगारी। मतलब क्या है, आपको जब कहाँ पर काम मिले ही ना, आप काम चाहते हैं लेकिन काम ढूंढने पर भी काम ना मिले, उस स्थिति को बोला जाता है खुली बेरोजगारी। एक टर्म आता है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि आप काम पर लगे हुए दिखाई देंगे, पूरे महीने भर काम करें, पूरी साल भर काम करेंगे, पूरी साल काम करेंगे, लेकिन वहां पर आपका वास्तविक उत्पादन कुछ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, जैसे खेती को ले लीजिए, खेती में व्यक्ति साल भर विधा रहता है, उसको डेली काम रहता है, दिन भर काम करता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उत्पादन की बात कर लेना तो बहुत कम होता है। मतलब सीधा सा ऐसा समझ लीजिए कि जहाँ पर एक व्यक्ति की ज़रूरत है, वहाँ पर परिवार के 4-6 लोग काम कर रहे। अगर एक व्यक्ति भी करेगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन वो 5-6 लोगों को कोई काम ही नहीं है, तो वो भी हाथ बटाते रहते हैं। तो अब उसमें उत्पादन तो 2 लोगों का हो रहा है, लेकिन लगे कितने दिख रहे हैं, 4-5-6 लोग। तो ऐसी बेरोजगारी कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब देखिए बात नेक्स्ट टॉपिक की कर लें तो संगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र वे सभी क्षेत्र कहलाते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जहां पर व्यक्ति को नियमित रोजगार मिलता है, मतलब उसकी जॉब लगी हुई है, वो डेली काम पर जाता है, एक जगह जाता है, समझ रहे ना। जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कोई सरकारी जॉब है, बैंक में टीचर है, तो आप तो डेली जा रहे हैं ना काम के लिए। आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने, तो आप डेली जा रहे हैं ना काम करने के लिए। आपके साथ में आपको वहाँ बीमा भी है, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल रही हैं, आपको घूमने की ट्रिप भी मिल रही है, आपको रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं, संगठित क्षेत्र में। अब जो असंगठित क्षेत्र होता है वो ऐसा क्षेत्र, मतलब अब ये क्या, असंगठित क्षेत्र, ठीक है ना। तो असंगठित क्षेत्र देखिए ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर काम की कोई गारंटी नहीं होती है। वहां पर काम की कोई गारंटी नहीं थी, जब तक आपसे काम मिल रहा है, जब तक आप काम करने लायक रहेंगे, आपसे काम लिया जाएगा, और फिर जब आप काम लायक नहीं बचेंगे तो आपको भगा दिया जाएगा। मतलब वहाँ ना कोई बीमा सुविधा, आप गिर पड़ेंगे, आपका पैर टूट जाएगा, आप खुद पैसा भरिए, बाद में रिटायरमेंट के बाद भी कोई सुविधा नहीं। मतलब ये सब चीज़ें क्या कहलाते हैं, असंगठित क्षेत्र। अब देखिए बात कर लेते हैं निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्राइवेट। एक 2 ही चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें हो सकती, प्राइवेट हो सकती है, सरकारी होती है, और एक होती है सहकारी, समझ रहे हैं ना, मतलब मिली जुली, आधी प्राइवेट आधी सरकारी। तो जो आप अपना खुद का, जिसके मालिक आप खुद हो, वो काम क्या कहलाता है, आपका प्राइवेट, समझ रहे हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा अपना खुद का मालिक है, मुकेश अंबानी अपनी रिलायंस के खुद के मालिक है, सब क्या है, प्राइवेट कंपनियां, समझ रहे हैं। अब देखिए बात कर ले राष्ट्रीय रोजगार सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर ले, तो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है गवर्नमेंट वाला क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, समझ रहे। जैसे रेलवे किसकी है, सरकार की है, डाकघर किसका है, सरकार का है। तो ऐसे सभी क्या कहलाते, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते। जो गवर्नमेंट के क्षेत्र होते हैं वो क्या कहलाते, शासन प्रशासन के क्षेत्र होते हैं, वो किसके होते हैं, संगठित क्षेत्र। अब एक योजना है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये देश की एकमात्र ऐसी योजना है जिसमें रोजगार की गारंटी दी जाती है कि आपको वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया ही जाएगा। अगर रोजगार नहीं दिया जाता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मतलब बिना काम का भी कुछ पेमेंट किया जाएगा।
इसमें क्या होता है, आपको ये 5 किलोमीटर के अंदर में आपको काम दिया जाता है इसमें। तो ये क्या है, एक प्रकार की गारंटी वाली स्कीम है। 2005 में इसको प्रारंभ किया गया था और महात्मा गांधी की जयंती पर इसको प्रारंभ किया गया था। पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी जोड़ दिया है तो मनरेगा हो गया है। आई होप आप लोगों को चीज़ें सभी समझ में आ रही होंगी। धन्यवाद।